अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। उसकी दो ख़ास जो चीज़ें वो बहुत मशहूर हैं। एक तो ये कि उसकी मुमासलत कोरोना से बहुत ज़्यादा है, और दूसरी उसकी बात ये है कि ये वो बीमारी है जो बाज़ औक़ात अपने जो डॉक्टर और मरीज़ का रिलेशन होता है तो उस पर दरार डाल देती है। यानी एक मरीज़ है जो अपने डॉक्टर के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करता है हमेशा से, तो ये जो बीमारी की अलामात हैं वो इतनी धोखा देती हैं कि बाज़ औक़ात उन दोनों के दरमियान भी एक दरार आ जाती है। वो कैसे आती है? इस बीमारी का नाम है मीज़ल्स। इसको उर्दू में कहते हैं खसरा। ये जो जरासीम या वायरस जो ये करता है उसको मीज़ल्स वायरस कहते हैं। अब ये फैलता कैसे है? ये फैलता बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोरोना वायरस फैलता है। यानी किसी ने छींक मारी, किसी ने खांसी की, किसी का जो रेशा है वो किसी के हाथ पे लगा और उसने आंखों पे, मुंह पे, चेहरे पे अगर जब उसको हाथ को लगाया तो वो वायरस मुंतकिल हो जाता है। फ़र्क क्या है? बड़ी तेज़ी से फैलता है ये। मिसाल कैसे देता हूँ आपको कि अगर एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, किसी एक ने छींक मारी है तो उनमें से 8 या 9 लोगों को ये वायरस फौरी मुंतकिल हो जाएगा। इतनी तेज़ी से ये फैलता है। और क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है तो इसकी वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी है, जो आखिर में जाके मैं बात करूँगा। ये किस तरीके से मरीज़ और डॉक्टर के रिलेशन को ख़राब करता है, उसकी वजह है कि इसकी जो अलामात हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जिसको हम कहते हैं प्रोड्रोमल फेज़, यानी जो असल अलामात जिससे पता चलता है कि ये बीमारी, ये तो मीज़ल्स है, तो उससे पहले की अलामात इतनी ज़्यादा मिलती हैं आम जो हमें बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, उन चीज़ों से, कि पहली फेज़ को हम कहते हैं प्रोड्रोमल फेज़, जिसमें किसी को 103, 104, 105 बुखार होगा 3 से 4 दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए। गला ख़राब होगा, नाक बंद होगा, छींकें आएंगी, आंखें रेड होंगी और आंखों में सोज होगी। ऐसे लगेगा कि जैसे किसी को कोई आम इन्फेक्शन है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या ऊपर वाला जो हिस्सा होता है सांस की। डॉक्टर देख के एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। और इसी प्रोड्रोमल फेज के दौरान मुंह के अंदर, ये मुंह का जो पीछे का हिस्सा होता है, वहां पे खास किस्म के रेड कलर के निशान भी बनते हैं, जिनका जो सेंटर होता है वो थोड़ा सा वाइट होता है। उसको हम कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। अब जो प्रोड्रोमल फेज है वो क्योंकि आम दूसरी कोई भी जो इन्फेक्शन होती है सांस की नालियों की, तो उसकी तरह उसका भी रवैया होता है, तो डॉक्टर दवाई तजवीज़ कर देते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में तो खसूसी तौर पे अमूमी रवैया है डॉक्टरों का कि एंटीबायोटिक तकरीबन हर मरीज़ को या हर दूसरे मरीज़ को दी जाती है। अब शुरू होता है इसका दूसरा मरहला, जो प्रोड्रोमल फेज के बाद का मरहला है, कि जो तीसरे से 5वें दिन के बाद शुरू होता है। तो उस मरहले के अंदर मरीज के जिस्म के ऊपर कुछ निशान बनना शुरू होते हैं। कान के पीछे से और चेहरे से कुछ निशान बनते हैं जो उभार की तरह होते हैं, जो पिंक कलर के होते हैं, जैसे आप ये इस तस्वीर में देख भी रहे हैं। शुरू तो ये फेस से होते हैं, लेकिन फिर ये नीचे सीने पे, पेट वाला हिस्सा, टांगों पे, बाजुओं पे, तलियों पे, और जो सोल्स होती हैं हाथों की, जो ये हथेलियां और पाँव की जो तलियां होती हैं, हर तरफ ये फैल जाता है, ये रैश या ये जो निशान होते हैं। तो वहाँ पे फिर मरीज के जहन में आती है कि मुझे जो दवाई दी है डॉक्टर ने, ये उसका मुझे रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हकीकत में ये वो रैश होता है जो खसरा का रैश है, जो मीज़ल्स का रैश है, जो मीज़ल्स के वायरस का रैश है। क्योंकि मीज़ल्स का वायरस जब एक दफ़ा इंसानों के जिस्म में जाता है तो उसके बाद 4 दिन से लेकर 14 दिन के दरमियान, जैसे मैंने बात की थी कि कोरोना की तरह का इसका बिहेवियर है, तो उसके बाद इसकी अलामात आती हैं। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। वो जो अलामात आती हैं, पहला जो मरहला होता है वो प्रोड्रोमल फेज का होता है, जिसमें आम सांस की नालियों की इन्फेक्शन वाली अलामात होती हैं। लेकिन जो मीज़ल्स का रैश होता है वो बनता है फिर उन अलामात आने के 3 से 5 दिन के बाद। तो वहां से फिर मरीज को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो समझता है कि डॉक्टर की दवाई से मुझे हुआ है, और बाज़ औक़ात फिर वो जब किसी और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनको शायद गाइड भी ऐसे कर दिया जाता है। लेकिन ये जो बीमारी है इसका नाम है मीज़ल्स। ये हैं इसकी अलामात। इसकी जो तशख़ीस है आमतौर पर क्लिनिकली हो जाती है कि डॉक्टर देखेगा और उससे पता चल जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमें IgM जो एंटीबॉडीज़ हैं वो चेक करवानी पड़ती हैं, और थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका PCR। लेकिन बाज़ औक़ात जो PCR टेस्ट होता है वायरस का, क्योंकि ये भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, तो वो जो PCR चेक कर लिया जाता है। इसके अलावा भी जो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट हम चेक करवाते हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स आम तौर पे इसके कम होते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं, और अगर यूरिन चेक करवाएं तो उसमें प्रोटीन आ रही होती है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो ये थोड़े से इसके टेस्ट हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि किसी को मीज़ल्स है। मीज़ल्स का इलाज क्या है? बड़ा सपोर्टिव इलाज है।
कि इसमें बुखार की दवाई देनी होती है, जैसे पैरासीटामोल है या कोई भी दवाई अगर आपका डॉक्टर समझता है। फ्लूइड्स दिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है, ये फ्लूइड्स वो लिए जाएँ। और इसी तरह रेस्ट का कहा जाता है। कोशिश की जाती है कि विटामिन ए दिया जाए। विटामिन ए देने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जहन में रखें कि ये बच्चों की ज़्यादा बीमारी है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको बहुत नुकसान होता है अगर उनको वैक्सीन भी ना लगी हो, क्योंकि अनवैक्सीनेटेड जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा मीजल्स होता है। जैसे मिसाल के तौर पे 2019 में इसकी आउटब्रेक आई थी, बहुत खौफनाक किस्म की आउटब्रेक आई थी। और पूरी दुनिया में 2018 में भी 1,40,000 जो लोग हैं उनकी जान गई थी मीजल्स की वजह से, और उसमें ज़्यादा तादाद उन बच्चों की थी जिनकी उम्र 5 साल से कम की थी। और ख़ासतौर पे जो कोविड जब से आया है तो आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि जो मीज़ल्स की वैक्सीन है, क्योंकि वो कम लोगों को लगी है, तो इसलिए आप देखते हैं कि आपके हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में भी अब मीज़ल्स के केसेस जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं ज़्यादा। तो बुखार की दवाई दी जाती है, रेस्ट मुकम्मल करना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है, विटामिन ए का फ़ायदा होता है। अगर बहुत ज़्यादा आगे कोई ख़राबी आ जाए मीज़ल्स के वायरस की वजह से, जो कॉम्प्लिकेशन मैं आगे जिक्र करूंगा, तो बाज़ औक़ात एक दवाई होती है जिसको हम रिबावायरिन कहते हैं, यानी ये एंटीवायरल है, तो वो भी कुछ लोगों को दी जाती है। और कुछ बच्चों को जिंक, आप अक्सर देखते रहते हैं ख़ासतौर पे वो पेरेंट्स जिनके घर बच्चे हैं, कि जिंक की दवाई भी दी जाती है कि किसी हद तक फ़ायदा हो सकता है बच्चों को इन दवाइयों से। तो ये तो वो इलाज की बात है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं कि अगर इलाज ना किया जाए, ये बहुत अहम है इस चीज़ को समझना। सांस की नालियों की कॉम्प्लिकेशन आती है, फेफड़ों की कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे नमूनिया हो सकता है जिसको हम ब्रोंको नमूनिया कहते हैं। इसी तरह से जो सांस की नालियां हैं, छोटी छोटी जो नालियां होती हैं, उनकी सोजिश हो जाती है जिसको ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। इसी तरह जो सांस की नालियां हैं वो चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो उनको हम ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं, और वो उनका जो काम होता है करने की सलाहियत वो मुतासर होती है और रेशा फंसता रहता है सांस की नालियों में। इसी तरह से अगर अनवैक्सीनेटेड बच्चा हो, अनवैक्सीनेटेड बड़ा हो और उसको मीजल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो मजीद जो है वो दिमाग की काफ़ी इन्फेक्शन हो जाती है, यानी जो दिमाग की सोजिश होती है जिसको हम इनकेफेलाइटिस कहते हैं वो हो जाती है। बाज़ का दिमाग के साथ जो हमारा रीढ़ की हड्डी में हराम मगज़ होता है, स्पाइनल कार्ड, उसकी होती है, तो उसको इनकेफेलोमाइलाइटिस कहते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन उसमें दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है, जिसको हम सबएक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इनकेफेलाइटिस कहते हैं। और इससे अलावा कम लोगों में आंखों की इन्फेक्शन आ सकती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस है। और इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है प्रिवेंशन, कि मीजल्स ना होने दें। हम कोरोना से कैसे बचते हैं? वैक्सीनेशन से। यानी एक मीजल्स की वो बीमारी जिसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो वैक्सीन लगाई जाए। अगर पहली डोज, इसकी 2 डोजेज़ होती हैं पाकिस्तान में, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से हम लगाते हैं कि पहली जो डोज़ है वो 9 महीने के बाद लगाते हैं, और जो दूसरा शॉट है यानी कि जो मीजल्स का वो लगाते हैं हम जब बच्चा दूसरे साल में होता है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे वो पहली डोज लगाते हैं तकरीबन 12 से 15 महीने में, और दूसरी डोज 4 से 6 साल में जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है। मकसद क्या है कि 6 से 9 महीने तक तो माँ की तरफ से एंटीबॉडीज़ बच्चे में आ रही होती हैं, लेकिन जो उसके बाद है बच्चे में इन्फेक्शन का डर होता है मीजल्स का, तो पाकिस्तान में 9 महीने की जब उम्र होती है तो मीजल्स का खसरा का हिफाजती टीका जो है वो पहला लगता है, और दूसरे साल में जाके फिर दूसरा लगाया जाता है। बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि पहली डोज जो है वो 93% हिफाजत देती है, और दूसरी डोज जो है वो टोटल 97%। किसी भी मुआशरे में अगर किसी बड़ी आउटब्रेक को रोकना है, किसी बड़ी वबा को रोकना है मीजल्स की, तो कम से कम 95% लोग वहाँ पे वैक्सीनेटेड हों। इस वक्त आप पहले हम सुनते रहते थे कि अफ्रीका के जो अक्सर ये गरीब ममालिक हैं वहाँ पे मीजल्स होता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अमेरिका और यूरोप के जो बहुत सारे ममालिक हैं, न्यूजीलैंड है, तो इनमें भी हम देख रहे हैं कि अब जो मीजल्स के केसेस इसलिए सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे कोविड के बाद तो ख़ासतौर पे जो वैक्सीनेशन का अमल है मीजल्स का वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। लोगों ने खुद भी नहीं लगवाई, वो डरे हुए थे, खौफज़दा थे, घरों में थे, तो वैक्सीन का टाइम आके भी गुजरता रहा है इन ममालिक में ख़ास तौर पर। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वैक्सीन्स जो हैं वो कितनी कारआमद है कि 2000 से लेके 2018 तक
कहा जाता है कि 2,30,00,000 जो बच्चे और बड़े उनकी ज़िंदगियां बचाई हैं वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस ने। और अगर किसी को वैक्सीन ना लगी और खुदा ना खास्ता वबा फैल जाए तो वहाँ पे फिर हमें सहारा लेना पड़ता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, जो आप कोविड के सिलसिले में भी सुनते रहते हैं कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाते हैं, एंटीबॉडीज़ जो पहले से बनी हुई होती हैं वो लगाई जाती हैं। यानी मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बता दिया था कि कोरोना से बहुत ज़्यादा मुमासलत है इस बीमारी की और इसके वायरस की। तो ये थोड़ी सी बुनियादी मालूमात हैं खसरा के बारे में। आप लोग खुद भी गूगल करते रहा करें, घरों में अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। और अगर किसी को ये बीमारी होती है, ये बन जाता है निशान जिस्म पे, तो अपना जो करीब तरीन आपका डॉक्टर है बच्चों का या बड़ों का, तो उनसे ज़रूर रब्ता करें ताकि मुकम्मल और बेहतरीन इलाज आपको मिल सके। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।